दिमाग में बैठी खाली आया। उधार के सीखल गुण कितना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हम लोग का इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीडीपी में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सारा टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, पियाजे का सिद्धांत हो, कोहलबर्ग का सिद्धांत हो। तो धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे और आगे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होता है, आप लोग को अगर लिखना हो तो डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होता है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंद बुद्धि वाले बालक हो, अंधे बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, या बहुत तरह के बालक हो सकते हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आता हो, कम दिखाई देता हो, मतलब सारे बालक को एक साथ एक क्लासरूम में शिक्षक द्वारा शिक्षा दिया जाए, वो होता है समावेशी शिक्षा। अब बात आती है कि एक साथ कैसे देंगे। तो उसमें कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। आप जो भी सामान्य भाषा में कहिए कि सामान्य विद्यार्थी के साथ रहकर विशिष्ट तरह का विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करे, वो समावेशी शिक्षा होता है। तो समावेशी शिक्षा में हम लोग को, आप अगर कोई विकलांग है तो एज ए टीचर आपको विकलांग नहीं करना है। अगर कोई उसमें त्रुटि है तो आपको वो शो नहीं करना है कि उसके अंदर क्या कमी है। आपको सबको साथ लेकर एक सीक्वेंस में पढ़ाना है। तो बात आती है कि समावेशी शिक्षा में कैसे कैसे तरह के बालक होंगे। तो कुछ हो सकते हैं शारीरिक रूप से भिन्न बालक, यानी हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड बालक, मानसिक रूप से विचलित बालक, जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होंगे, थोड़ा कम समझ में आएगा, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। उसके अलावा सामाजिक रूप से विचलित बालक, अब बात आती है सामाजिक रूप से विचलित बालक क्या होगा। तो सोशल डिप्राइव्ड चाइल्ड, यानी जिसमें सामाजिक भावना न हो, समाज के तरफ से उसके बाद है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, यानी जिसमें शिक्षा का भाव, मतलब शिक्षा अलग अलग तरह का होगा। मान लीजिए कोई हिंदी समझता होगा, कोई भोजपुरी समझता होगा, क्षेत्रीय भाषा भी उसका अलग होगा, मातृभाषा अलग होगा। तो सब तरह के बच्चों को लेके हम लोग को चलना है। ये नहीं कि बस एक जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसको पढ़ा देना है, बाकी को छोड़ देना है। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। अब आगे बात आती है कि ये तो हम लोग जाने कि समावेशी शिक्षा मतलब एक साथ तरह तरह के बच्चों को पढ़ाना। अब है कि इसका मेन रूप से उद्देश्य क्या है। तो छात्रों में समानता की भाव विकास हो। समावेशी शिक्षा क्यों चलाया गया? ऐसा भी तो हो सकता था कि जो कम पढ़ा लिखा है उसके लिए एक अलग स्कूल हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके लिए, जो ज्यादा दिमाग वाला है उसके लिए अलग स्कूल हो। तो ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि इसलिए उसका मेन उद्देश्य यही था कि छात्रों में समानता की भाव का विकास हो, यानी छात्र एक दूसरे से अपने को
गिल्ट, कोई अगर किसी में कमी है तो गिल्टी फील नहीं करे, अगर किसी में ज्यादा जानता है तो उसको देख के दूसरा बच्चा हताश निराश ना हो। स्कूल में भी हम लोग देखते हैं कि जब भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहां हमारा ये स्कूल यूनिफॉर्म होता है। तो क्यों होता है कि ताकि गरीब बच्चे जो हैं जिनके पास कपड़े उस ढंग के उस स्टैंडर्ड का नहीं है तो वो उससे हतोत्साहित ना हो, उसके मानसिक विकास पे प्रभाव ना पड़े कि नहीं हम कमजोर हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह का बात होता है जिसमें मतलब छात्रों में समानता का भाव विकास हो। मेन रूप से हम कहेंगे समावेशी शिक्षा यह मानती है कि व्यवस्था जो है वो बालक के अनुरूप हो। अब ये नहीं कि हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हम सोचेंगे कि नहीं हमारे ही द्वारा व्यवस्था बनाया जाए, हम जो चाहेंगे वैसा ही व्यवस्था हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यवस्था हो, टीचिंग हो, वो बालक के अनुरूप हो। बच्चा जो चाहता है, बच्चा सीखना चाहता है, अब मान लीजिए उसमें कोई कम कम बुद्धि का बालक है जो कम समझता हो तो उसको हम दूसरा चीज बताएंगे। जो ज्यादा समझता हो उसको अलग तरह से एक्टिविटी देंगे। मतलब हमको बच्चे के अनुसार ढालना है, ना कि बच्चा को अपने अनुसार ढालना है। हमको आप अपने में चेंजिंग लाना है कि हम कैसे पढ़ाएं, उसके अनुरूप कैसे पढ़ाएं। इसीलिए सारे टेट के एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कि उसमें क्वेश्चन जो आता है वो हमेशा बालक को सेंटर में रख के ही किया जाता है, ना कि टीचर को सेंटर में रखा जाता है। बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है। अब होता है कि छात्रों के अंदर समायोजन की भावना जो हो वो मजबूत हो, जिससे आदमी एक दूसरे से घुल मिल सके, इंटरेक्ट हो सके। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य के अंतर्गत ये पॉइंट भी आ सकता है। दूसरा है कि असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाकर आपसी समन्वय बनाना और उसको पूर्वाग्रहित सामाजिक उपेक्षाओं से बचाना। इसके पहले हम बताए थे आप लोग को कि जैसे स्कूल यूनिफॉर्म होता है तो एक जैसा पढ़ने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को समाज से अलग नहीं समझे, ये नहीं समझे कि हमें ये कमी है, हमारे पास ड्रेस नहीं है, अच्छे तरह के कपड़े नहीं है। तो आपसी समन्वय बनाना और समाज से जो उसको एक हीन भावना नजर आए उससे बचाना समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। दूसरा होता है असमर्थ बालकों के लिए खेलकूद, कला, संगीत आदि व्यवस्था करना ताकि उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले सके, ताकि उसको उसके मन को ये नहीं लगे कि नहीं ये हमारे खेलने लायक नहीं है तो हम नहीं खेलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दौड़ने में प्रॉब्लम है, मान लीजिए पैर से तकलीफ है उसको, तो उसके लिए अलग खेल विधि का प्रयोग करेंगे। स्कूल में अब कोई बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें हमारे व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। हमारे स्कूल में ये व्यवस्था है, 4 स्टेप सीढ़ी है तो 4 स्टेप सीढ़ी आपको चढ़ना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में वैसी सुविधा होना चाहिए जो बच्चों के अनुरूप हो। मान लीजिए कोई बच्चा को चलने में प्रॉब्लम हो, व्हील चेयर पे हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? स्लोपिंग होना चाहिए ताकि व्हील चेयर आसानी से क्लासरूम तक जा सके। अगर कोई सुनने में किसी को कठिनाई है तो उसको हम आगे बेंच पे बैठाएंगे, दृश्य श्रवण विधि का प्रयोग करेंगे। बहुत सारा ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। मतलब बच्चे को ये फील नहीं होने देना है कि उसमें किसी चीज की कमी है और कमी की वजह से वो नहीं पढ़ने में असमर्थ है, नहीं पढ़ पाएगा। उसकी वजह से उसका क्या होगा कि मानसिक विकास डेवलप नहीं होगा। ये तो हुआ कि क्या कौन कौन से बालक होते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। ये तो हुआ था कि मेन उद्देश्य क्या है कि समावेशी शिक्षा को क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों किया जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। अब समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आएगा, तो एक आएगा व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। इसके पहले इस पर हम लोग डिस्कस किए हैं
कि व्यक्तिगत रूप से भिन्नता क्या पाई जाती है। यह भिन्नता किसी भी रंग रूप में हो सकता है, आपके व्यवहार में हो सकता है, व्यक्तित्व में हो सकता है। विशिष्ट बालक में उसके व्यक्तित्व को ज्यादा शिक्षित किया जाता है, प्रतिभावान व्यक्ति को ज्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है, मंद बुद्धि वाले बालक को हम लोग धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब ऐसा हम चाहेंगे कि मंद बुद्धि वाले बालक को दे दे और एक दिन में वो पूरा पढ़ के आ जाए, ऐसा थोड़ी संभव है। तो जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे बालक होंगे उनकी जरूरत के अनुसार पढ़ाएंगे। पहले भी हमने बताया था आप लोगों को कि उसमें बच्चों बालक केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो ये पहला इसका सिद्धांत हो गया। जो रुचि पूर्वक मतलब ऐसा शिक्षण व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा शिक्षा होना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से भिन्नता होते हुए भी बच्चा अपने को अलग नहीं समझे। बच्चा समझे कि हम एक साथ एक स्कूल में, एक समाज में, एक परिवेश में पढ़ रहे हैं। तो जो ज्यादा प्रतिभावान होगा उसको हम अलग तरह से कुछ देंगे, जो धीरे मंद बुद्धि का होगा, जिसको कम समझ में आएगा, उसको धीरे धीरे लेके चलेंगे। मतलब बच्चे के जरूरत के अनुसार पढ़ाना है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है कि माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में माता पिता का भी मेन रोल होता है। अब बात आती है कि क्या मेन रोल होता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का होना इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब अति आवश्यक कह लीजिए। क्यों? क्योंकि यदि माता पिता पूर्ण रूप से सहयोग नहीं पाएंगे तो विशिष्ट छात्रों का उचित रूप से समावेशी शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। उसके लिए माता पिता को भी सक्रिय होना जरूरी है, सिर्फ शिक्षक के सक्रिय होने से नहीं होगा। हर माता पिता को ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, क्यों होगा, कैसे, कब होगा, उसके मानसिक रूप से कोई उसके ऊपर दबाव ना पड़े। तो सारे जरूरतों का ख्याल, क्योंकि शिक्षक क्या स्कूल में जितना टाइम बिताएगा बच्चा उतना देर रख सकता है, उसके अलावा तो वो घर ही जाता है। तो उसके लिए माता पिता का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। माता पिता हर हाल में बच्चे के लिए एक समावेशी शिक्षा में बच्चा आगे कैसे बढ़े, इसके लिए अति आवश्यक है माता पिता का सहयोग होना। तीसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट होता है भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम ये हम लोगों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि छात्रों में ये भावना तो नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बेंच पे 4 छात्र बैठे हैं तो वो कहने लगे नहीं तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मुस्लिम हो, तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम हिंदू हो, तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम ये हो, अंधे हो, विकलांग हो। ऐसा मतलब ये भावना नहीं होना चाहिए। भेदभाव रहित शिक्षा होना चाहिए और इसी के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अगर किसी के अंदर ये भावना है, किसी बच्चे के अंदर, तो इस भावना को हमको एज ए शिक्षक दूर करना होगा और भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करनी होगी, तभी जाके वो समावेशी शिक्षा का हो सकता है। अब चौथा पॉइंट आता है कि विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। विशिष्ट कार्यक्रम क्या होता है? मतलब एजुकेशन थ्रू स्पेशल प्रोग्राम, मतलब बीच बीच में बच्चों को एक्टिव करने के लिए प्रोग्राम रखना चाहिए। यदि माता पिता शिक्षण संस्था के कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं तो उनको भी अपने इच्छा अनुसार बालकों के शिक्षण संस्थानों में भेजना चाहिए, ताकि बच्चों का सही रूप से, अब जो शारीरिक रूप से बाधित बच्चे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अलग एक्टिविटी, मतलब तरह तरह का प्रोग्राम करना चाहिए जरूरत के हिसाब से, जिस बच्चे का जैसा जरूरत हो उसके अनुसार, ताकि लगे नहीं, बच्चों को ये फील नहीं हो कि हमारे अंदर कमी है और हम इस चीज को नहीं कर सकते हैं। अब है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। अगला पॉइंट है वातावरण नियंत्रण पूर्ण
होना। अब वातावरण नियंत्रण पूर्ण होता है क्या? जहां तक उचित हो, प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी भी बालक को स्वीकार करना या अस्वीकार करना का व्यवस्था नहीं होता है। मतलब ये विद्यालय में ये नहीं होता है कि अगर शारीरिक रूप से उसमें कमी है तो नहीं होगा, मानसिक रूप से कमी है तो नहीं होगा। उसके लिए उसके वातावरण के अनुसार, उसके इन्वायरमेंट के अनुसार हम लोग को शिक्षा प्रदान करना होगा। इसलिए ये बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम समावेशी शिक्षा में पढ़ाते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाते हैं, तो उस शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो सभी के इन्वायरमेंट के अनुसार हमको देखना होगा कि वो किस वातावरण से आया है, और उसी वातावरण में हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको शिक्षा प्रदान किया जाए। तो ये तो हुआ मेन, हम लोग डिस्कस किए कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है। अब बात आती है, ये तो हुआ कि समावेशी शिक्षा कैसे पढ़ेंगे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, किसी तरह का बच्चे पे बर्डन नहीं हो। अब बात आती है कि इसका मॉडल क्या है। अब समावेशी शिक्षा का मॉडल क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा के मॉडल। मॉडल में क्या क्या आता है? तो एक आता है कि सांख्यिकीय मॉडल। सांख्यिकीय मॉडल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मॉडल तो बहुत तरह का है, मेन जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सांख्यिकीय मॉडल की उत्पत्ति क्या होता है कि व्यक्तिगत भिन्नता जिसके कारण व्यक्तियों में और बालकों में अंतर पाया जाए। यह अंतर की बालकों की विशिष्टता के विषय में बताएंगे, और ये बताएंगे कि बच्चों का कैसा ये व्यवहार है। मनोवैज्ञानिक रूप के अनुसार कभी दो बालक एक समान तो होते नहीं है। किसी भी दो भाई बहन को भी ले लीजिए, तो दोनों भाई बहन एक समान तो होते नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होगा। या तो उनके हाइट में डिफरेंस होगा, या उनके फेस कटिंग में डिफरेंस होगा, या उनके बुद्धि में डिफरेंस होगा। कोई कम समझेगा, कोई ज्यादा समझेगा। तो ये क्या कहें, एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसमें सब कोई एक समान नहीं होगा। अगर एक समान हो जाएगा तब तो वो एलियंस हो जाएगा या रोबोट बन जाएगा। तो ये सांख्यिकीय मॉडल का इसलिए ही होता है, कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग सांख्यिकीय मॉडल का प्रयोग करते हैं ताकि उसका कारण का पता लगा सके। दूसरा होता है मौखिक संचार मॉडल। मौखिक संचार मॉडल। मौखिक संचार मॉडल में क्या होता है कि मौखिक संचार मॉडल में भिन्न दो बालक, मुख्यतः दो प्रकार के बालक होंगे। प्रथम कथन होगा क्षति युक्त बालक। इस प्रकार के बालक में किसी न किसी तरह का बोलने का समस्या होगा। मान लीजिए हकलाना, स्वर दोष, उच्चारण करने में उसको दोष होगा, उसके आवाज में फॉल्ट होगा। दूसरा होगा भाषा विकलांग वाले बालक को ले लीजिए, उस भाषा को नहीं जानता होगा। उसके स्कूल में, बाजार में, घर में बोले जाने वाली जो भाषा है, मान लीजिए जो मातृभाषा है, उसको ठीक से नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे बालक को हम क्या करेंगे, मुख्य समस्या होती है क्या पढ़ाने में। अब दो तरह का बालक हो, जिसको उच्चारण नहीं आएगा और जो भाषा ही नहीं समझेगा, तो उसके लिए हमको संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित देखना होगा। सीखने में मंद गति लाना होगा। उसके अंदर बहुत तरह का दोष हो सकता है, व्यक्तित्व संबंधी दोष हो सकता है, पिछड़ापन हो सकता है, या उसका वातावरण हो सकता है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, बच्चों के शैक्षिक वातावरण जो है उसको वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो उसके लिए हम लोग को विद्यालय में इस तरह का ये व्यवसायिक जीवन भी प्रभावित होता है। तो उसके लिए विद्यालय में इस तरह का विशेष प्रोग्राम आयोजित करना होगा ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो सीखने में, और उससे वो सीख सके, ठीक से सीख सके, ठीक से पढ़ सके। अब दूसरा बात आता है कि चिकित्सीय अथवा जीव विधा मॉडल।
चिकित्सीय अथवा जीव विधा मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, तो चिकित्सीय जीव विधा मॉडल के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जिनमें शारीरिक रूप से कोई कमी होती है। मान शारीरिक भिन्नता कई कारणों से हो सकती है, या तो वो जेनेटिक होता है, मान लीजिए आनुवांशिक कारण से ही हो सकता हो कोई, या जन्मोपरांत अगर किसी कारणवश चोट लग जाती है तो वो भिन्नता हो सकती है। बचपन में ही बच्चे को, नवजात शिशु को कभी गिर गया, सर में चोट लग गया, उसके चलते उसके बुद्धि का रेशियो बदल जाता है, तो उससे भी हमारे शिक्षण पे प्रभाव डालता है। उसके अलावा जन्म प्रीनेटल डैमेज जो होता है, जन्म से पूर्व गर्भधारण गर्भावस्था में जब अगर बच्चे का सही से विकास नहीं हो पाता है, जब बच्चे का सही से ग्रोथ नहीं होगा, खान पान सही नहीं मिलेगा, या जब माता पिता उस समय माँ जो है, खास करके माँ जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय माँ का अगर सोच अच्छा नहीं होगा, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो उसका भी प्रभाव बच्चे के दिमाग पे पड़ता है। तो ये सारे समस्याएं गर्भ में भी उत्पन्न होती है और गर्भ जन्म के बाद भी उत्पन्न होती है। तो अगर जब गर्भ में उत्पन्न होती है समस्याएं, उस समस्या को जन्म पूर्व क्षति कहते हैं। तो उस समय बच्चे के दिमाग में, बच्चे के मानसिक विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा। अगर चोट वोट लग जाता है तो शारीरिक विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे बालकों के लिए शारीरिक कमियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को विशेष शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि उसको ये फील नहीं हो कि हमारे अंदर कमी है और हम नहीं कर सकते। एनी प्रॉब्लम? अगला पॉइंट आता है सांस्कृतिक मॉडल। सांस्कृतिक मॉडल। अब सांस्कृतिक मॉडल क्या है, तो सांस्कृतिक रूप से अलग बालकों में असुविधा होती है, या अल्पसंख्यक बालक हो या वंचित बालक होते हैं, अधिगम असुविधा होती है। क्यों? क्योंकि अगर संस्कृति अलग है आपका, कोई मान लीजिए जैसे कोई दूसरे फैमिली से है, हिंदू से है, कोई दूसरे फैमिली से है, तो उस समय आपको एक साथ शिक्षा देने में प्रॉब्लम होती है। तो वो उस समय हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये किस संस्कृति से है, उसका कोई बच्चे पे प्रभाव नहीं पड़े, एक समान शिक्षा ग्रहण करे और किसी भी तरह का उसके अधिगम का स्तर नहीं गिरे और किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। वो किसी भी संस्कृति से हो, ये हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बात आती है मनोसामाजिक मॉडल। मनोसामाजिक मॉडल। अब मनोसामाजिक मॉडल क्या है, तो मनोसामाजिक मॉडल होता है कि अलग अलग प्रवृत्ति के बच्चे इन श्रेणी में आते हैं। कैसे होंगे? एक कोई होगा जो संवेगात्मक रूप से परेशान बालक होगा, जो अपने भावनाओं के प्रदर्शन करने में उसको कठिनाई होगी, उसको उसके अंदर क्या भावना है वो टीचर के सामने व्यक्त नहीं कर पाएगा। दूसरा, ऐसे बालक होंगे तो सही जिसमें संवेगात्मक असंतुलन प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार के बालक अपने लिए या दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ समस्या है और उस शिक्षक से बताएगा नहीं और अंदर ही घुटेगा, तो उसके लिए तो समस्या होगी ही। साथ में शिक्षक जो क्लास में आपको पढ़ा रहा है, आप ही को नहीं, साथ में अगर 20-50 बच्चे को पढ़ा रहा है तो शिक्षक को भी समस्या होगी और आपको भी समस्या होगी। तो वैसी स्थिति में मनोसामाजिक रूप से भिन्न जो ऐसे विशिष्ट बालक होते हैं, उनके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। कैसे? तो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों में समस्यात्मक या अपराधी प्रवृत्ति भी आ जाते हैं। वैसे बच्चे समस्या तो पैदा करेंगे ही, साथ में उनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति की भावना आ जाएगी। तो वैसे बच्चे को संवेगात्मक या सामाजिक अस्थिरता इसलिए
अतः उनके अंदर क्या होती है, सामाजिक स्थिरता होती है, संवेगात्मक भाव होता है। तो ऐसी अस्थिरता ये क्या होता है, समस्यात्मक या अपराधी बनाती है। तो इस स्थिति में उनके लिए विशेष शिक्षा का होना अनिवार्य है, ताकि शिक्षक उनकी संवेग की जो भावना है, जो डर है या उनके अंदर जो फीलिंग है, ऐसा व्यवस्था हो ताकि वो अपने भाव को प्रकट कर सके और उस समस्या का समाधान किया जा सके, ताकि बच्चे के अंदर किसी भी तरह का डर या अपराधी प्रवृत्ति की भावना, किसी भी तरह का ऐसा समस्या उत्पन्न न हो। तो ये रहा हम लोग का समावेशी शिक्षा के मॉडल। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर सेशन पसंद आया तो। नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति क्या है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 क्या कहता है। शिक्षा नीति 2006 क्या कहता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एजुकेशन पॉलिसी 2006 जो है ये क्या कहता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। समावेशी शिक्षा में कुछ विशेष तथ्यों को रखा गया है। तो वो तथ्य क्या क्या है? बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर लेना और उनके लिए कार्यक्रम बनाना। जो भी बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हो या कुछ ऐसा उससे संभावना हो कि ऐसा कर सकता है, तो उसकी पहले पहचान करेंगे हम और फिर उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उसमें उसके सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। दूसरा पॉइंट है, शारीरिक और मानसिक दोषों से ग्रस्त बालक को सामान्य शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। यदि समन्वित शिक्षा में उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है तो वे अपमान या हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उन्हें ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना। इसके पहले भी हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि अगर बच्चा एक साथ किसी सामान्य बच्चे के साथ पढ़ रहा है और उसको ऐसा फील होता है कि हमारे अंदर हम सामाजिक रूप से कमजोर है, हम आर्थिक रूप से कमजोर है, हमारे अंदर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन करेंगे और उसको शिक्षा प्रदान करेंगे। उसको फील नहीं होने देंगे कि उसके अंदर कोई कमी है या कोई दिक्कत है। अगला है, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवा उपलब्ध कराना। उसके बाद विकलांग बालकों के लिए लाभ के लिए विभिन्न प्रविधियों का पर्याप्त विकास हो और विकलांग को विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराई जाए। जो भी विकलांग बच्चे हैं, जो भी उनकी आवश्यकता की जरूरत की चीजें हैं, तो वो सारी सुविधा उपलब्ध कराना, ये हमारा क्या कहता है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 ये कहता है कि अगर विकलांग कोई बच्चा है, उसके लिए जितनी सारी सुविधाएं हैं वो हमको उसको प्रदान करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।